नमस्कार दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फेवरेट स्टडी एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज बात करेंगे हिंदी के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला से, जिसमें एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां जहां हिंदी पूछी जाती है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहला टॉपिक। फ्रेंड्स, देखते हैं क्या दिया हुआ है। भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। तो क्या लिखा है? भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की किससे बना है? भाष्य धातु से बना है। भाष्य का अर्थ है बोलना, मतलब जिसके द्वारा अपने विचारों भावों को जो अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। पूछा जाता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो क्या है? वाक्य है। वर्णमाला, वर्णमाला में वर्ण पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भाषा की? तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। जो छोटी इकाई होती है ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला स्वर और व्यंजन। तो 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वर की संख्या कितनी होती है हिंदी में? स्वरों की संख्या होती है 11। तो 11 स्वर कौन कौन सी होती है? ए छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, री, ए ओ और आ। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11। तो कितने स्वरों की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 11 होती है। अब स्वरों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से हुआ है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 3 प्रकार से हुआ है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो आगे देखते हैं स्वर। इसकी संख्या 4 होती है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। कितना कम समय लगता है? जो कौन से? आ, ई, उ, री। तो मतलब जो उच्चारण होता है उसमें बहुत कम, मतलब अल्प समय लगता है। दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 7 होती है, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना टाइम लगता है। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से होंगे? बड़ा, बड़ी, उ, ए ओ और औ। आगे दे रखा है व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। सबसे पहले दे रखा है स्पर्श व्यंजन। तो ये कंठ, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। किन किन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। और व्यंजन की संख्या होती है 33 होती है। तो कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन? का वर्ग में जितने भी आते हैं वो सब कंठ से बोले जाते हैं। का, खा, गा, घा और वा। आगे दे रखा है तालु से। तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और या। मूर्धा से टा वर्ग में जितने होते हैं टा, ठा, डा, ढा और डा। दंत से ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। मतलब जब दंत से बोलते हैं तो दंत केवल दांतों से होता है। मतलब इसमें जो अब जब बिना दांतों से आप बताइए ता बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो बोल के दे ता, था, दा, धा, ना। और ओष्ठ से पा वर्ग के होते पा, फा, बा, मा आदि। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इसके उच्चारण में जीभ जो होती है वो तालु, दंत, ओठ को परस्पर स्पर्श करती है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। जब हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं तो जो हमारा जो स्पर्श होता है वो पूरा नहीं होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, लेकिन परस्पर स्पर्श होते हैं। एग्जाम्पल या, रा, लावा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि या, रा, लावा जो व्यंजन होते हैं वो मतलब जो वर्ण होते हैं कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
जो या और रा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्ध स्वर पूछे जाते हैं तो कौन से होते हैं, तो या रा जो होते हैं वो अर्ध स्वर भी होते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से किसी स्थान पर विशेष पर घर्षण करती है, हुई रगड़ती हुई निकलती है, किन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब जिसके उच्चारण में ऊष्मा होती है, ऊष्मा का वो प्रवाह होता है, जैसे शा, शा, शा और हा। तो कौन से ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, शा, 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 हा। जबकि जो रा और ला जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा था। रा जो होता है वो लुठित व्यंजन भी होता है और ला जो होता है पार्श्विक, मतलब जिसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है। तो ला जो हो जाएगा वो पार्श्विक भी हो जाएगा और रा जो हो जाएगा वो लुठित व्यंजन भी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे दे रखा है चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं, जो दो व्यंजनों की सहायता से बनते हो। तो उसमें कौन कौन से होंगे, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। तो कौन कौन से होंगे, छ, त्र, ज्ञ और श्रा हो जाएंगे। तो छा जो होता है वो किससे मिलके बनता है, तो याद रखिएगा बहुत है, का और शा से। त्रा किससे बनता है, ता और रा से। और ज्ञा किससे बनता है, जा और से। और श्रा जो होता है वो किससे बनता है, शा और रा से। इनको याद रखिएगा, पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता है कि जो शा होता है इसका क्या होता है, तो का और शा होता है, ठीक है। और ज्ञा क्या होता है, तो ज्ञा का क्या होता है, फिर त्रा क्या होता है, ता और रा होता है। और श्रा का क्या होता है, शा और रा होता है। फिर नेक्स्ट है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, तो द्विगुण व्यंजन जो होते हैं इन जैसे ये होते हैं वा और ढा, जो होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अनुस्वार क्या होता है, तो जो ऊपर अंक की बिंदी होती है वो अनुस्वार कहलाती है। विसर्ग, विसर्ग जैसे हम रामा लिखते, रामा राम, जो ये जो दो बिंदी होती है इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो रामा पढ़ते हैं तो ये जो विसर्ग का चिन्ह होता है, और जो ऊपर होता है ये अंग, ये अनुस्वार होता है, और जो ये दो बिंदी होती है विसर्ग कहलाती है। आगे दे रखा स्वर तंत्र की कंपन के आधार पे, तो कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, सघोष और अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे ग, घ, ड, ज, झ, व, ड, ठ, ड़, द, ध, न, ब, म। तो इसको याद करने के लिए हम याद रखें, जो हमारे वर्ग होते हैं उसका जो क्या होता है, सघोष में इसे घोष भी कहते हैं, सघोष को घोष भी कहते हैं। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे देखो का वर्ग का तीसरा कौन सा, गा हो गया, चौथा का सा घा हो गया और इसका वा हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो का चा वर्ग का तीसरा का जा हो गया, झा हो गया और या हो गया। ऐसे तो हर जो वर्ग है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा। और कौन कौन से होंगे, और वो होंगे अंतस्थ व्यंजन जितने होंगे, या, रा, ला, वा, और जितने स्वर होंगे वो सब सघोष में आएंगे। अघोष क्या होते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ता, धा, मतलब जिसमें गूंज नहीं उत्पन्न होती है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, जो हर वर्ग का पहला दूसरा होता है वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। जैसे का वर्ग का का और खा, और चा वर्ग का चा, छा, टा वर्ग का टा, ठा, ता वर्ग का ता, था। और जितने भी मतलब ऊष्म व्यंजन होते हैं, हा को छोड़ के शा, शा और सा, ये तुम्हारे क्या होंगे, अघोष कहलाएंगे। श्वास, वायु की मात्रा, इस मात्रा के आधार पर श्वास को दो वर्गीकरण में किया गया है, एक अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, तो अल्प प्राण होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है, मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु की बहुत कम मात्रा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। सिक्का, ख, ग, घ। तो इसको याद करने के जो हर वर्ग का जो पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण कहलाता है, और जितने भी अंतस्थ व्यंजन है और स्वर है वो सब अल्प प्राण कहलाएंगे।
महाप्राण क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में लगती है, मतलब अल्प प्राण से अधिक मात्रा में लगती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जैसे घा, छ, झ, ठा। तो इसकी याद करने के लिए हम याद रखेंगे जो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होगा और जितने भी ऊष्म व्यंजन होंगे सब क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन में दे रखा है 9, 10, 11, 12। तो हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको बताया था स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों कितने हैं? 48 है, 49 है, 50 है या 51 है। तो वर्णों की कुल संख्या जो है वो 51 है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है? तो कुल व्यंजन हो जाएंगे हिंदी वर्णमाला में 48 व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या मैंने आपको बताई थी, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं वो इसकी संख्या होती है 7 होती है। जो मैंने बताया था बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ जो है वो सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं, इसमें 2 गुना टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से का वर्ग में आता है? तो का वर्ग में क्या आता है? खा आता है, टा आता है, छा आता है, पा। तो का वर्ग से जितने बोले जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? कंठस्थ कहलाते हैं, मतलब कंठ कहलाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? खा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चा वर्ग में आता है? तो चा वर्ग में कौन सा आता है? जा आता है, का आता है, घा आता है, फा। तो चा वर्ग में क्या आता है? चा, छा, ज, झ, या। तो कौन सा आएगा? चा, छा, जा। तो कौन सा हुआ? जा। आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा ता वर्ग में आता है? तो ता वर्ग में कौन सा आता है? ता, था, दा। तो कौन सा हो गया? आंसर ए जो है बिल्कुल सही है। दा जो है वो ता वर्ग में आता है। तो किससे बोले जाते हैं? ये दंत से बोले जाते हैं। फा, पा, भा, मा किस वर्ग में आते हैं? तो किस में आते हैं? तो फा जो होते हैं वो किस में आते हैं? मतलब का वर्ग में का, खा, गा नहीं आता है, ये भी गलत। चा, छा, छा, जा इसमें भी नहीं आते हैं। पा किस में? तो पा, फा, भा, मा। तो किस में आएंगे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पा वर्ग में आएंगे। पा, बा, भा, मा। नेक्स्ट देखते हैं नवा क्वेश्चन दे रखा है का वर्ग का उच्चारण स्थान होगा। तो जो का वर्ग के जो वर्ण होते हैं किससे बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं, तालु से, कंठ से या ओठ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दे रखा है फा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो जो फा वर्ग जो वर्ड होता है वो किससे बोला जाता है? कंठ से, तालु से, दंत से, ओठ से। तो इसका सही आंसर जो फा बोलिए तो फा ओठ, ओठ लग रहा है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान है तो किससे? मूर्धा से, ओष्ठ से, तालु से या दंत से है। तो किससे बोला जाएंगे? दंत से। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन कौन से थे मैंने आपको बता चला, दो व्यंजन मिलके जो कोई व्यंजन बनता है तो कौन से बनाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो का, खा, गा ये नहीं होंगे, ये संयुक्त दो व्यंजनों से मिलकर नहीं बने क्योंकि इसमें स्वर लग रहे हैं। श, 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 हा। तो इसका राइट आंसर श, श, हा भी नहीं होगा क्योंकि ये ऊष्म हो जाएंगे। ये श, त्र, ज्ञ, श्रा, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे छा जो है वो किससे बनता है? का और शा से बनता है। यही पूछा जाएगा ये जो है का और शा किससे मिलके बनता है? तो इससे मिलके कौन सा व्यंजन संयुक्त बनता है? तो कौन सा बनता है? छा बन जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं? तो मैंने आपको बताया था जिसमें हमें बहुत सी ऊष्मा लगे, मतलब काफ़ी संघर्षी हो, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? टा, ठा, ड, ढ नहीं, चा, छा, जा या का, खा, गा, घा या शा, शा, शा। तो किस में लग रही है? शा, शा, शा ऊष्मा लग रही है। तो किस में? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से? खा, जा, ड या ला। तो मैंने बताया था आपको कौन कौन से होंगे। जो खा है वो तो तुम्हारा कंठ से बोला था, जा, चा, छा, जा ये भी तालु से बोला जाता है, डा भी नहीं होगा, टा वर्ग का होता है। ला, या, रा, ला और वा। तो ला जो होते हैं वो कौन से? दंत से बोले जाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अगर फ्रेंड्स आपको मेरा टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।